गर्मी में पूरा शहर झुलस रहा था। विशुबाबू की बैठक में सीलिंग फैन पूरी ताकत से घूम रहा था, लेकिन हवा में सिर्फ उमस और बेचैनी थी। दोपहर का समय था। खिड़कियों के भारी पर्दे पूरी तरह गिरा दिए गए थे ताकि बाहर की तपिश अंदर न आ सके। व्योमकेश बख्शी आराम कुर्सी पर आंखें बंद किए लेटे थे और उनके दोनों हाथों के अंगूठे आपस में धीरे धीरे गोल गोल घूम रहे थे। यह उनके किसी बेहद गहरे विचार में डूबे होने का अचूक संकेत था। पास ही रखी गोल मेज पर अजीत अपनी डायरी में कुछ पुराने मुकदमों के ब्यौरे दर्ज कर रहे थे। फाउंटेन पेन की निब के पन्नों पर घिसटने की आवाज के अलावा कमरे में और कोई आवाज नहीं थी। तभी बाहर सड़क पर एक गाड़ी के अचानक ब्रेक लगाने की तीखी आवाज गूंजी। 2 मिनट बाद सीढ़ियों पर भारी और हड़बड़ाई हुई कदमों की आहट सुनाई दी। कमरे का दरवाजा झटके से खुला और कोलकाता के जाने माने बैरिस्टर सतीश मजूमदार अंदर दाखिल हुए। उनके सिल्क के कुर्ते पर पसीने के बड़े बड़े धब्बे बन चुके थे, चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ा हुआ था और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उन्होंने बिना कोई औपचारिक नमस्कार किए सीधे अपनी जेब से एक मखमली डिब्बी निकाली और उसे व्योमकेश के सामने मेज पर रख दिया। डिब्बी के खुलते ही कमरे की मध्यम रोशनी जैसे एक जगह सिमट गई। अंदर नीलमणि था, कश्मीर के शाही घराने का एक दुर्लभ, प्राचीन और ऐतिहासिक नीलम, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों में आंकी गई थी। उसकी गहरी नीली चमक पूरे कमरे के माहौल को एक रहस्यमयी रंग में रंग रही थी। सतीश बाबू ने हांफते हुए कुर्सी पर बैठते हुए कहा, व्योमकेश बाबू, मेरी जान गहरे खतरे में है। यह नीलमणि मुझे कल रात मेरे एक बेहद खास और अमीर मुवक्किल ने अपनी गुप्त वसीयत के तहत सौंपी है, लेकिन इसे अपने पास रखने के बाद से ही मुझे लग रहा है कि कोई अदृश्य साया लगातार मेरा पीछा कर रहा है। आज सुबह जब मैं सोकर उठा तो मेरे बेडसाइड टेबल पर ठीक मेरे तकिए के बगल में ये कांच की छोटी शीशी रखी थी। उन्होंने अपनी दूसरी जेब से एक छोटी शीशी निकाली जिसमें एक अजीब सा गाढ़ा, चमकीला नीला तरल पदार्थ भरा हुआ था। व्योमकेश ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने बिना किसी जल्दबाजी के पहले उस विशाल नीलम को देखा, फिर उस शीशी को उठाकर धूप की एक महीन किरण के सामने रखा और उसकी गंध को सूंघा। उनकी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। उन्होंने अजीत की तरफ देखा और कहा, अजीत, बिना समय गंवाए जरा आनंद बाबू को फोन लगाओ। उनसे पूछो कि क्या इस नीले तरल में पोटेशियम साइनाइड या किसी दुर्लभ ऑर्गेनिक जहर की मिलावट है। इसकी गंध बहुत तीखी और कड़वी है। व्योमकेश दोबारा सतीश बाबू की तरफ मुड़े और बेहद ठंडे स्वर में पूछा, इस नीलमणि के आपके पास होने की बात और किस किस को मालूम है? सतीश बाबू ने अपने कांपते हाथों को संभालते हुए बताया, सिर्फ 3 लोग हैं व्योमकेश बाबू। पहली मेरी पत्नी सुलोचना, दूसरा मेरा वफादार मुंशी हरीश जो पिछले 20 सालों से मेरे सारे कागजात संभालता है, और तीसरे डॉक्टर सेनगुप्त जो कल रात मेरी पत्नी की अचानक तबीयत बिगड़ने पर हमारे घर आए थे और उस वक्त मैं वसीयत के कागजात देख रहा था। व्योमकेश ने कुछ पल सोचा, फिर सतीश बाबू को आश्वासन देकर घर भेज दिया। उन्होंने हिदायत दी कि वे नीलमणि को अपने घर की सबसे सुरक्षित तिजोरी में रख दें और किसी भी अनजान व्यक्ति से न मिले। सतीश बाबू के जाने के बाद भी व्योमकेश का मन शांत नहीं था। वे कमरे में चक्कर काटने लगे। शाम के ठीक 7 बज रहे थे जब व्योमकेश ने अपना कुर्ता पहना और अजीत से कहा, अजीत, लाल बाजार पुलिस स्टेशन को एक संदेश भेजो और खुद मेरे साथ चलो। मेरा मन कह रहा है कि सतीश बाबू के बंगले पर कुछ बहुत गलत होने वाला है। जब व्योमकेश और अजीत सतीश बाबू के आलीशान दक्षिण कोलकाता वाले बंगले पर पहुंचे तो वहां अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। मेन गेट खुला था और चौकीदार गायब था। जैसे ही वे दोनों दौड़ते हुए मुख्य बैठक में घुसे, वहां का नजारा देखकर अजीत के मुंह से चीख निकल गई। बैरिस्टर सतीश मजूमदार अपनी बड़ी महोगनी की कुर्सी पर बेजान पड़े थे। उनके मुंह के कोनों से सफेद झाग निकल रहा था। उनकी आंखें पूरी तरह फटी हुई छत की तरफ देख रही थीं और उनके हाथ नीचे लटके हुए थे। मेज पर रखी वही मखमली डिब्बी पूरी तरह खुली पड़ी थी और उम्मीद के मुताबिक नीलमणि वहां से गायब था। कुछ ही मिनटों में पुलिस के सब इंस्पेक्टर कुमार अपनी पूरी टीम और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ मौके पर पहुंच गए। शुरुआती डॉक्टरी जांच और वहां की स्थिति से यह साफ था कि सतीश बाबू की मौत उसी नीले जहर से हुई थी जो सुबह उनकी शीशी में मिला था। जहर को शाम के वक्त उनके नींबू के शरबत में मिलाया गया था, जिसका आधा खाली गिलास अभी भी मेज पर रखा था। इंस्पेक्टर कुमार ने तुरंत घर के सभी संदिग्धों को उसी बैठक में इकट्ठा करने का आदेश दिया। सबसे पहले सुलोचना देवी सामने आई। वे बदहवास रो रही थीं। उन्होंने सिसकते हुए कहा,
शाम को करीब 6 बजे मुंशी हरीश रसोई से यह शरबत बनाकर लाया था। मैंने खुद सतीश जी को वह शरबत पीते देखा और उसके बाद मैं अपने कमरे में आराम करने चली गई। मैं तो शुरू से कह रही थी कि वह नीलम इस घर के लिए पनौती है। उसने मेरे सुहाग को लील लिया। मुंशी हरीश फर्श पर बैठकर थर-थर कांप रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, पुलिस बाबू, भगवान के लिए मुझ पर भरोसा कीजिए। मैंने सिर्फ रसोई से शरबत का गिलास उठाया था, लेकिन जब मैं रसोई में था तो वहां डॉक्टर सेनगुप्त भी मौजूद थे। वे मालकिन की शाम की दवाइयां देने आए थे और कुछ देर के लिए रसोई के पास ही खड़े थे। मैंने शरबत में कुछ नहीं मिलाया। डॉक्टर सेनगुप्त ने तुरंत हरीश की बात को काटते हुए तीखे स्वर में कहा, यह सरासर बकवास और मनगढ़ंत कहानी है। मैं तो सिर्फ 2 मिनट के लिए वहां रुका था। पूरा शहर जानता है कि मुंशी हरीश सट्टेबाजी के कारण लाखों के कर्ज में डूबा हुआ है। नीलमणि को चुराने और बैरिस्टर बाबू को रास्ते से हटाने का इससे बड़ा मौका इसे दोबारा नहीं मिलता। केस पूरी तरह से उलझ चुका था। तीनों ही लोग घर के अंदर थे। तीनों के पास जहर तक पहुंचने का मौका था और नीलमणि की चोरी करने का एक ठोस मकसद भी था। इंस्पेक्टर कुमार ने हरीश के कर्ज की बात सुनते ही अपनी हथकड़ी निकाली और कहा, हरीश, तुम पर सतीश मजूमदार की हत्या और चोरी का सीधा आरोप है। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। रुकिए कुमार बाबू। व्योमकेश की गंभीर आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। उन्होंने इंस्पेक्टर का हाथ पकड़ लिया। सत्य की खोज इतनी आसान नहीं होती, जरा ठहरिए। व्योमकेश दोबारा सतीश बाबू के शव के पास गए। उन्होंने अपनी जेब से एक आवर्धक लेंस निकाला और शव का बेहद बारीकी से निरीक्षण करने लगे। अचानक उनकी नजर सतीश बाबू के दाहिने हाथ की उंगलियों पर पड़ी। अंगूठे और तर्जनी उंगली पर हल्के नीले रंग की स्याही के निशान थे। व्योमकेश ने तुरंत मेज पर बिखरे कागजों को देखा। वहां एक कोरा सफेद कागज का पन्ना पड़ा था, जिस पर ऊपरी तौर पर कुछ भी नहीं लिखा था। लेकिन जब व्योमकेश ने उस कागज को अपने चेहरे के करीब लाकर सूंघा तो उस पर एक खास किस्म के केमिकल की तीखी गंध थी। व्योमकेश के चेहरे पर अचानक एक रहस्यमय मुस्कान आ गई। अजीत समझ गए कि व्योमकेश ने इस अंधेरे केस में रोशनी की एक किरण ढूंढ ली है। व्योमकेश ने कमरे के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद करने का निर्देश दिया। कमरे में पूरी तरह अंधेरा हो गया। फिर उन्होंने मेज पर रखी एक मोमबत्ती को माचिस जलाकर रोशन किया। व्योमकेश ने उस कोरे सफेद कागज को उठाया और उसे मोमबत्ती की जलती हुई लौ के ठीक ऊपर थोड़ी ऊंचाई पर रखा, ताकि कागज जले नहीं, बल्कि उसे सिर्फ आंच की गर्मी मिले। जैसे जैसे कागज गर्म होने लगा, कमरे में मौजूद हर शख्स की सांसें थम गईं। उस कोरे कागज पर धीरे धीरे नीले रंग के अक्षर उभरने लगे। वह एक गुप्त संदेश था जिसे अदृश्य स्याही से लिखा गया था, जो सूखने पर गायब हो जाती थी और गर्मी मिलने पर दोबारा दिखने लगती थी। कागज पर कांपते हुए अक्षरों में साफ साफ लिखा था, हरीश ने मुझे शरबत में जहर दिया है, वह नीलम लेकर। वाक्य अधूरा था, जैसे लिखते लिखते लिखने वाले की जान निकल गई हो। ये देखते ही इंस्पेक्टर कुमार चिल्लाए, अब तो कोई शक ही नहीं बचा। मरने वाले ने खुद अपनी आखिरी उंगलियों से कातिल का नाम लिख दिया है। हरीश, तुम्हारी चाल पकड़ी गई। हरीश फूट फूट कर रोने लगा और सुलोचना देवी ने अपना चेहरा ढक लिया। अजीत ने व्योमकेश के कंधे पर हाथ रखकर कहा, व्योमकेश, तुम्हारी पारखी नजर ने कमाल कर दिया। केस पूरी तरह सुलझ गया है। सतीश बाबू ने मरते मरते इंसाफ का रास्ता साफ कर दिया। व्योमकेश ने अपनी फूंक से मोमबत्ती को बुझा दिया। कमरे में एक बार फिर केवल मध्यम रोशनी रह गई। उन्होंने बेहद ठंडी, सपाट और गंभीर आवाज में कहा, नहीं अजीत, केस अभी सुलझा नहीं है, बल्कि असली और खौफनाक खेल तो अब जाकर मेरे सामने पूरी तरह उजागर हुआ है। सतीश बाबू ने अपने जीवन में यह कागज कभी नहीं लिखा। कमरे में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर सेनगुप्त ने पूछा, आप ये क्या कह रहे हैं व्योमकेश बाबू? लिखावट साफ तौर पर सतीश बाबू की ही है और उनकी उंगलियों पर वही स्याही लगी है। व्योमकेश सुलोचना देवी के करीब गए और उनके चेहरे के बदलते हाव भाव को देखने लगे। उन्होंने कहा, सतीश बाबू कोलकाता के सबसे शातिर और बुद्धिमान बैरिस्टरों में से एक थे। वे कानून की हर एक बारीक परत को समझते थे। अगर कोई इंसान सचमुच जहर खाकर तड़प रहा हो, उसकी जान जा रही हो और उसके सामने मौत खड़ी हो, तो क्या वो अपनी जिंदगी के आखिरी 5 सेकंड एक ऐसी अदृश्य स्याही ढूंढने में लगाएगा जिसे मोमबत्ती से गर्म किए बिना पढ़ा ही न जा सके? क्या वो सीधे सीधे सामान्य पेन से हरीश का नाम नहीं लिखता?
और मरने वाले को पहले से कैसे पता होगा कि जो जहर उसे दिया जा रहा है वह उसे इतनी देर की मोहलत देगा कि वह एक जासूसी खेल की तरह अदृश्य पत्र तैयार करे। यह पत्र हत्या के समय नहीं बल्कि इस पूरी घटना से कई घंटे पहले बहुत आराम से बैठकर लिखा गया था, ताकि सारा शक मुंशी हरीश पर मढ़ दिया जाए। इंस्पेक्टर कुमार ने चकित होकर पूछा, तो फिर असली कातिल कौन है? क्या सुलोचना देवी ने डॉक्टर के साथ मिलकर अपने पति को रास्ते से हटा दिया और यह पत्र पहले लिखवा लिया? व्योमकेश ने एक गहरी और लंबी सांस ली। वे धीरे धीरे चलकर सतीश बाबू की उस बेजान लाश के ठीक सामने जाकर खड़े हो गए। उन्होंने अपनी जेब से एक लंबी, नुकीली और पतली सुई निकाली। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, व्योमकेश ने पूरी ताकत से वह सुई कुर्सी पर पड़े सतीश बाबू के पैर के दाहिने अंगूठे में पूरी तरह चुभो दी। अगले ही पल कमरे के अंदर वह हुआ जिसकी कल्पना इस ब्रह्मांड में किसी ने नहीं की थी। जो लाश पिछले 2.5 घंटे से पूरी तरह ठंडी, बेजान और पुलिस की नजरों में मृत घोषित हो चुकी थी, वह अचानक दर्द के एक भयानक चीख के साथ उछल पड़ी। सतीश मजूमदार अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। उनका चेहरा दर्द से लाल हो चुका था और वे अपना पैर पकड़कर फर्श पर बैठ गए। उनके मुंह का झाग नीचे गिर चुका था। बैरिस्टर सतीश मजूमदार पूरी तरह जिंदा थे। कमरे में मौजूद हर एक व्यक्ति, जिसमें अजीत, इंस्पेक्टर कुमार और डॉक्टर सेनगुप्त शामिल थे, पत्थर की मूर्ति की तरह जम गए। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। अजीत की आंखें फटी की फटी रह गईं। वे हकलाते हुए बोले, व्योमकेश, ये कैसे संभव है? इनकी सांसें, इनका दिल, सब तो बंद था। व्योमकेश आराम से सतीश बाबू की खाली महोगनी कुर्सी पर बैठ गए और अपनी जेब से सिगरेट की डिब्बी निकाली। उन्होंने सिगरेट सुलगाई और धुएं का एक छल्ला छोड़ते हुए पूरी मिस्ट्री को परत दर परत खोलना शुरू किया। यह कोई हत्या थी ही नहीं, बल्कि यह कोलकाता के इतिहास का सबसे बड़ा और शातिर फ्रॉड था। डॉक्टर सेनगुप्त इस पूरी साजिश में शामिल नहीं थे, बल्कि वे भी मोहरा थे। सतीश बाबू पिछले कई महीनों से शेयर बाजार और गलत धंधों के कारण पूरी तरह कंगाल हो चुके थे। वे करोड़ों रुपए के कर्ज में डूबे थे। उन्होंने इस दलदल से निकलने के लिए अपनी पत्नी सुलोचना के साथ मिलकर यह खतरनाक खेल रचा। नीलमणि वास्तव में कभी उनके किसी मुवक्किल ने उन्हें नहीं दी थी। वह कांच का एक बेहद कीमती और हूबहू दिखने वाला नकली टुकड़ा था। असली नीलमणि जैसी कोई चीज इस घर में आई ही नहीं थी। सतीश बाबू ने कुछ दिन पहले ही विदेश की एक बेहद मशहूर कंपनी से अपनी जिंदगी का पूरे 5 करोड़ रुपए का बीमा करवाया था। इस नाटक को अंजाम देने के लिए उन्होंने एक बेहद दुर्लभ और प्राचीन जड़ी बूटी के अर्क का इस्तेमाल किया, जिसे चिकित्सा विज्ञान में कैटालिप्टिक एजेंट कहा जाता है। इसे सही मात्रा में लेने पर इंसान का शरीर पूरी तरह ठंडा पड़ जाता है। दिल की धड़कन प्रति मिनट सिर्फ 2 या 3 बार धड़कती है, जिसे सामान्य रूप से छूकर या नब्ज देखकर पकड़ा नहीं जा सकता, और इंसान मृत प्रतीत होता है। मुंह का झाग सिर्फ एक खास किस्म के टूथपेस्ट और साबुन के केमिकल का मिश्रण था, जो उन्होंने बेहोश होने से ठीक पहले अपने मुंह में रख लिया था। सज्जनों, योजना ये थी कि व्योमकेश बख्शी को सुबह बुलाकर इस फर्जी नीलम और जान के खतरे की कहानी सुनाई जाए, ताकि मेरे जैसा व्यक्ति पुलिस की नजरों में यह साबित कर सके कि सतीश बाबू सचमुच खतरे में थे। इसके बाद शाम को वे यह नाटक करते। पुलिस हरीश को गिरफ्तार करती, केस बंद हो जाता। सतीश बाबू की लाश को जब पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता तो वहां उनका खरीदा हुआ एक वार्ड बॉय लाश को बदल देता या उन्हें वहां से भगा देता। इसके बाद सतीश बाबू हमेशा के लिए एक नई पहचान के साथ विदेश भाग जाते और पीछे उनकी पत्नी सुलोचना को बीमा कंपनी से 5 करोड़ रुपए मिल जाते, जिससे उनका सारा कर्ज भी चुकता हो जाता और वे बाद में जाकर सतीश बाबू से मिल जाती। व्योमकेश ने सतीश बाबू की तरफ देखा, जो अब फर्श पर सिर झुकाए बुरी तरह कांप रहे थे और उनके आंसू बह रहे थे। उनकी पूरी चालाकी, उनका पूरा कानून का ज्ञान और उनकी अचूक योजना व्योमकेश बख्शी की तीक्ष्ण बुद्धि के सामने पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी थी। अजीत ने एक बहुत लंबी सांस छोड़ी, मानो उनके फेफड़ों में रुकी हुई हवा बाहर आई हो। उन्होंने व्योमकेश की तरफ देखा और बेहद सम्मान के साथ कहा, व्योमकेश, तुमने आज सिर्फ एक बेगुनाह हरीश की जिंदगी नहीं बचाई, बल्कि मौत के उस सबसे बड़े भ्रम को भी तोड़ दिया, जिसे कोई साधारण इंसान कभी सोच भी नहीं सकता था। व्योमकेश कुर्सी से उठे, अपने कुर्ते को ठीक किया और अजीत से बोले, चलो अजीत, रात बहुत हो चुकी है, विशु बाबू के घर चलते हैं, हमारी शाम की चाय कब की ठंडी हो चुकी होगी।